नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास स्थित गौशाला में गौ माता से भी आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि आज सावन मास का दूसरा सोमवार है और आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आज सीएम धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की। उत्तराखंड में कोविड में अनाथ हुए 162 बच्चों को अब वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी के जरिए सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में सरकारी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया था। ऐसे में कई बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे बच्चों को वात्सल्य योजना से जोड़ा जा रहा है। वात्सल्य योजना के तहत कुल 1062 बच्चों को पहले चरण में 3000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से बांटी गई। इसके अलावा अब दूसरे चरण में भी अनाथ बच्चों को चिन्हित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जो आरक्षण है उसमें भी उन बच्चों के लिए स्थान उनको मिलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप नहीं होने के कारण से वो परेशानियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अभाव में जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार उनको उसमें भी बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी। उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। अभी हमने जो है ये प्राइमरी रूप से ऐसा किया है कि इतनी आवश्यकता उनके परिवार को चलाने के लिए घर में राशन इत्यादि की व्यवस्था हो जाए, अन्य व्यवस्थाएँ हो जाए, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। इतना समय समय पर और जैसी ज़रूरत होगी उन बच्चों के लिए करेंगे। देखिए, वात्सल्य योजना आज सरकार ने औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी है और वात्सल्य योजना के माध्यम से निश्चित रूप से कोविड में अनाथ हुए हमारे बच्चे और अन्य कारणों से अनाथ हुए हमारे बच्चे, उनको हर प्रकार से संरक्षण, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, तीनों प्रकार से जो है संरक्षण जो है हमारी सरकार ने देने का प्रयास और कदम जो है आज हम लोग देख रहे हैं। आज जो है 1062 बच्चों के खातों में जो है 3000 की धनराशि क्रेडिट की गई है। इसके साथ साथ में आज सरकार ने मैं तो कहूँगी बहुत विशेष बात है। मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए कि आगे जिस तरीके से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए और वही हमारा एक सहारा थे मतलब, और मुझे ये बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि आगे मैं क्या करूँगी, कैसे शुरू करूँगी। तो सरकार की इस पहल से मुझे बहुत ज़्यादा एक सहारा मिल गया कि हाँ, आगे मेरे बच्चों का भविष्य थोड़ा सुरक्षित है। मुझे किसी के आगे मतलब जाना नहीं पड़ेगा इनकी सुरक्षा के लिए या इनको बोलने के लिए कि आप इनके लिए कुछ करें। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये बच्चों के लिए तो एक शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है और कहना होगा कि उनका एक बहुत बड़ा सहारा ये मिला है और ऐसा सहारा बहुत कम लोगों को मिलता है। उत्तराखंड में ये सहारा मिला है, बहुत अच्छी बात है। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है और हम चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए जो कार्यक्रम किए बहुत ही सराहनीय है और लाभदायक हैं बच्चों को। बच्चे इससे इनको काफ़ी हौसला मिलेगा इनको आगे बढ़ने के लिए और भविष्य में बच्चे भी आगे देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो सरकार है समय बीजेपी सरकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और इसको आगे बढ़ाते रहे इसको कार्यक्रम को, जिससे हमारे बच्चे का भविष्य। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आज वात्सल्य योजना की शुरुआत की। कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को सीएम ने कहा कि वो आज से उनके मामा हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य उनकी बुआ हैं। इसलिए कोरोना काल में जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके मामा हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री उनकी बुआ हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी अनाथ बच्चों को भविष्य में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं और वो बुआ के रूप में और मैं मामा के रूप में, दोनों हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सब अपने अपने क्षेत्रों में नेता बने। अब बजाइए आप लोग ताली। भारत माता की।
मैं अपने बच्चों की बुआ की भूमिका में उन बच्चों का संरक्षण रखूंगी। इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामा की भूमिका में जो है इन बच्चों की संरक्षण रखने की बात कही है, तो बहुत बड़ा दिन है। ये बच्चे किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेला ना समझे, ये बच्चे किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय न समझे, ये बच्चे हर प्रकार से सरकार जो सहारा दे सकती है एक अभिभावक की भूमिका के रूप में, सरकार बुआ के रूप में भी और सरकार मामा के रूप में भी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो अंत्योदय की जो उसकी परिकल्पना है उसके रूप में भी हर प्रकार से। कोविड-19 की महामारी के बीच अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अब लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ ऋषिकेश स्थित तहसील परिसर में सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कर दिया है। मौके पर कोरोना काल में प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए कार्ड भी वितरित किए गए। अब प्रत्येक माह प्रभावित बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3-3 हजार रुपए बैंक के खाते में दिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ओर से भी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से मरने वाले प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपए विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा कर दी है। कोरोना की महामारी में हमारे बहुत से लोग, हमारे परिजन, हमारे प्रियजन आज हमसे रुखसत कर गए और मेरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग जिस प्रकार से आज दुनिया में नहीं है, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए उनके लिए एक वात्सल्य योजना का घोषणा की थी। आज उसका शुभारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून का शुभारंभ किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ और जो हमारे लाभार्थी वो लोग हैं उनको इसका लाभ किस प्रकार से मिल सके, ये मैंने यहाँ पे अभी इसको शुरुआत की है। और निश्चित रूप से दुख का विषय तो यही है, क्योंकि प्रियजनों को जाना, ऐसे समय पे जाना कि जब उनको हमारी और हमें उनकी आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु को यही मंजूर था। और दूसरा, मैंने आज एक और निर्णय लिया है कि जितने भी प्रशासनिक एक सूची मेरे पास या मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो लोग इस दौरान कोरोना से 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राजनीतिक जीवन पर आधारित एक गाना लॉन्च किया गया है, जिसके सहारे कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता हासिल करना चाहती है। रविवार को एक निजी होटल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इस गाने को लॉन्च किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है, महंगाई चरम पर है, किसान से लेकर आम आदमी तक बेहद परेशान हैं और अब समय आ गया है सत्ता परिवर्तन का। हरीश रावत जी पर एक फिल्म जो है बनाई गई है उनके जीवन चरित्र पर, तो उसका प्रदर्शन था। उसमें सभी कांग्रेस के लोग जो इस क्षेत्र के हैं वो आए, उन्होंने उसको सुना। वास्तव में उनके जीवन की जो सच्चाई है वो इस फिल्म में बयान की है, तो उसे सुनने के लिए सब लोग आए। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जो काम कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में किए हैं वो आज सब जानते हैं। मैं सबसे पहले तो भाई वीरेंद्र रावत जी को और भाई जावेद साबरी जी को और सलीम सिद्दी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय हरीश रावत जी के बारे में एक ऐसा गाना लॉन्च किया है जो पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में वो जाएगा और उसका एक बड़ा प्रभाव हम सभी जनता पर पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी हैं वो कहीं ना कहीं एक साहित्यकार भी है जो हमेशा एक किताब भी लिखते हैं और इस तरह के जो गाने लॉन्च होते हैं वो हमेशा उनको समर्थन देने का वो काम भी करते हैं। और निश्चित द्वारा एक गाना जो है माननीय हरीश रावत जी के जीवन पर बनाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनका जो जीवन राजनीतिक सफ़र रहा है और उनका जो पारिवारिक जीवन रहा है। जैसे मेरे छोटे भाई जो हैं वो बस से आते वक्त एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और मेरे जीजा जी जो हैं वो कारगिल में शहीद हो गए थे।
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अल्मोड़ा पहुंचे यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि उनकी पार्टी प्रदेश की 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अच्छी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए एक मजबूत भू कानून उनका प्रमुख मुद्दा रहेगा। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर उनका दल किसी भी राष्ट्रीय दलों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। बहुत बड़बोलापन तो नहीं करते हैं, 70 सीटों में लड़ेंगे और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे और बदलाव लाएंगे और जनता का मूड भी है। आपने जो आखिरी सवाल पूछा है उस पर हम काम करेंगे। बाकी जो आप जो दिल्ली वाले दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कोई समझौता हो, कोई बात हो। हाँ, जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं और उसमें कुछ राष्ट्रीय दल भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारा पूरा समर्थन किया है, उनके साथ भी, और जो उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर लड़ते रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हों, छोटे हों, बड़े हों या जन संगठन हों, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो हमारे एजेंडा में है। हम इसका भी ख्याल रखेंगे कि हमारा ये वोट न बटे। राज्य बनने से पहले भी कहा था, ये मांग थी हमारी कि संविधान की धारा 371 के तहत एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए संवैधानिक। 3 कृषि कानूनों को लेकर देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों में आंदोलनरत हैं। अब इसको लेकर उत्तराखंड के किसानों ने 2022 में प्रदेश के चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है। अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय किसान एकता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह ने बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि आज बीजेपी की सरकार देश में किसानों के साथ जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, उसके लिए प्रदेश का किसान 2022 में बीजेपी के खिलाफ उतरेगा और उसको पूरे जोर से हराने का काम करेगा। सरकार के ऊपर हमारा पूरा दबाव रहेगा कि हमारे जो खिलाफ कानून बनाए उसको वापस लें, और यदि वो नहीं इस मामले में आती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसको हराने का पूरा काम करेंगे, जिससे आने वाली जो सरकारें हैं वो समझ लें कि उनको ठीक काम करना चाहिए। किसानों के विरोध में या जनता के विरोध में वो काम नहीं कर सकती। जो जनता के पक्ष जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासी दलों में शहमात का खेल शुरू हो गया है। 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी मालती विश्वास ने एक बार फिर चुनावी रण में ताल ठोक दी है। अब ऐसे में देखना है कि सितारगंज विधानसभा में कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि कांग्रेस से संभावित प्रत्याशियों की सितारगंज में लंबी फेहरिस्त है। वहीं दूसरी तरफ मालती विश्वास को स्थानीय और जाति धर्म के मुद्दे भी साधने होंगे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मालती विश्वास को हार का सामना करना पड़ा था। महापंचायत में मालती विश्वास ने कहा कि अगर आलाकमान ने मुझ पर विश्वास जताया तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगी। हम चाहते हैं सब क्षेत्र बदल की टिकट दे। जैसे कि मैंने कोरोना काल में काम किया, जनता को सेवा करवाया, कुछ लोग आप सबसे जानते हैं, सब क्षेत्र में लोग जानते हैं। नहीं, लोगों का ऐसा आरोप है मैंने काम किया, कोरोना काल में काम। हर पार्टी में धर्म, जाति, समुदाय, उनके वोट की संख्या और जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी होता है, उनका जनाधार क्या है, समस्त चीज़ों का करके फिर जो है निर्णय लेती है पार्टी। क्या हम मान सकते हैं? बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकता कि मालती विश्वास जी को ही मिलेगा, लेकिन जो है लोगों के जो है स्थानीय लोग अगर जोर बनाए, स्थानीय लोगों का अगर समर्थन मिला, क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है। इस बार क्या जो पूरे प्रदेश की स्थिति है, भाजपा के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया है, महंगाई। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रत्येक गरीब व्यक्ति का अपना घर हो, इसके लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है, जिसके तहत बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के वर्ष 2020-21 के लिए 750 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 598 पात्र व्यक्तियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। शेष बचे 152 पात्र लाभार्थियों को भी औपचारिकता पूरी करने के बाद धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीएम विनीत कुमार व जिला पंचायत अध्यक्ष बंसती देवी ने बागेश्वर विकासखंड के 190, कपकोट के 256 और गरुड़ विकासखंड के 152 आवास विहीन परिवारों के आवास स्वीकृत किए। डीएम विनीत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए की धनराशि 3 किश्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2021 और 21-22 दोनों में जो हमारा लक्ष्य है वो 750 का लक्ष्य हमारा निर्धारित हुआ है जनपद का, और उनमें से हमने लगभग 90% की हमने स्वीकृति ऑलरेडी हमने कर दी है, जिनको आज प्रथम किस्त मिलने जा रही है। इसी का जो है आज हमने विकास भवन में आज हमारे कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमने हर ब्लॉक से 10-10 लाभार्थी को बुला के उनको इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। साथ साथ में उनको आवास जो सावन के महीने में यूं तो बाबा केदार के दरबारों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। देश विदेश के अनेक हिस्सों से भक्त बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यात्रा पर रोक लगने से भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। सावन के महीने और सोमवार के दिन भक्तों से भरा रहने वाला केदारनाथ धाम इस समय सन्नाटा इसमें पसरा हुआ है। 2020 में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के बाद अंतिम चरण की यात्रा खोल दी गई थी, लेकिन इस बार अभी तक यात्रा न खुलने से भक्तों में काफी निराशा है। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सदाशिव। विश्व का मंगल करने वाले बाबा केदारनाथ जी के धाम में आज श्रावण के सोमवार के दिन बाबा केदार का ब्रह्म कमल के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया है। बाबा केदार से यही मनोकामना की गई है, हे भगवान जो कोरोना महामारी है इसका जल्द से जल्द निवारण हो और आपके जो भक्त हैं पुनः पूर्व की भांति आपके दर्शन के लिए यहाँ बारंबार पहुँचते रहें। जय बाबा केदार। भाई आज आप देख रहे हैं ये केदारनाथ की सारी धर्मशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। जहाँ पर आज यात्रियों ने रहना था वो सारी धर्मशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। कारण यह है कि सरकार ने यात्रा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की, जिससे कि यात्रा में बड़ी बाधाएं आई हैं और हमारे चारों धामों में सरकार ने यात्रियों को बंद कर रखा है, जिससे पूरी घाटी के लोगों में जो है बेरोजगारी फैल गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार श्री केदारनाथ धाम में पैसों का मिसयूज क्यों कर रही है। देखिए यहाँ पर जो गंगा घाट था, अभी 1 साल पहले 28 करोड़ रुपया से वो घाट बना और वहाँ पर जो चेंजिंग रूम है वो 27 करोड़ से बना हुआ था, और आज तक सरकार ने बिना हमको विश्वास में लिए हुए विश्व विख्यात केदार नगरी में भले ही बाबा केदार के जयकारे ना सुनाई दे रहे हों, लेकिन पिछले 2 महीनों से तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन की आवाजें जरूर सुनाई दे रही हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर के आगे धरने पर बैठे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का आंदोलन 2 महीनों से लगातार जारी है। तीर्थ पुरोहित बोर्ड को भंग करने की जिद पर अड़े हैं। बारिश हो या धूप, तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में धरने पर जुटे हुए हैं। चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लगातार 2 सालों से हकधारी और तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसके बीच बीजेपी सरकार अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रही है। ना हमारे देवस्थानम बोर्ड में कोई विचार नहीं कर रही है। त्रिवेंद्र को छोड़ करके 2 मुख्यमंत्री ने इस पर जरूर तीर्थ पुरोहितों के हक में कहा है कि इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ महीना होने वाला है, अभी तक इस पर कोई भी बात निकल के सामने नहीं आ रही है। और आज से
केदारनाथ में एक जोरदार विरोध सरकार का देवस्थानम बोर्ड के विरोध में कर रहे हैं और इसके आगे चारों धामों में जो भी उग्र आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। जय श्री केदारनाथ। आज देखिए, ये सरकार कहती है हम हिंदूवादी सरकार हैं, लेकिन इस सरकार ने जो है मंदिरों का अधिग्रहण करना जो है प्रारंभ कर दिया है। आज श्री केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और भारतवर्ष के अन्य कुछ धामों में इन्होंने जो है जबरदस्ती जो है देवस्थानम बोर्ड थोपा है। क्या सरकार का काम है मंदिरों की देख रेख करना? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार का काम है व्यवस्थाएं करना और यात्रा को सुचारू रूप में लाना। आज चार धाम की यात्रा जो है ठप पड़ी हुई है, सरकार ने उस पर हाथ खड़े कर दिए हैं। सुचारू रूप से यात्रा चलाने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है व्यवस्था, और हम ये चाहते हैं कि अब यात्रा यहाँ पर जो है चालू होनी चाहिए। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज मंगलौर पहुंचे। यहां वे मंगलौर में एक शोक सभा में शामिल हुए। आपको बता दें कि नगरपालिका मंगलौर के पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम के पुत्र की मौत हो गई थी। आज नेता प्रतिपक्ष ने शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। चौधरी इस्लाम मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उधम सिंह नगर जिले भर में सभी जगह आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, तो वहीं जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना दिया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशाओं का कहना है कि आशाओं के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, आशाओं पर अत्यधिक बोझ है। आशाओं का आरोप है कि रात को जब हम जच्चा बच्चा लेकर आते हैं तो हमें कमरा तक भी नहीं दिया जाता। उनकी मांग है कि जब हम लोगों की सुरक्षा करते हैं तो हमारी तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। मैं जिला उपाध्यक्ष यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। उधर उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आशाओं की मांग को जायज ठहराते हुए उनके साथ धरना दिया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। नहीं होती है। देखिए, हम लगातार अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 23 जुलाई को हमारा ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन था, तब भी हमारी कोई सुनने नहीं आया। 30 तारीख को जिला स्तरीय प्रदर्शन था, तब भी कोई सुनने नहीं आया। और आज हमें मजबूर होकर कार्य बहिष्कार करना पड़ा और जिससे कि हम रोडों पे उतरने को मजबूर हो गए। भाजपा सरकार हमसे 2017 से लगातार ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं भाजपा सरकार को अवगत कराने पर, अभी तक किसी के कानों पे कोई जू नहीं रह रही है। सारा काम हमसे दबाव डाल के लिया जा रहा है, पर अभी तक हमारा कोई वेतन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है और हमारा धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है 7 तारीख को। अगर 7 तारीख तक हमारा कोई भी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जसपुर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने पूरी तरह कमर कसते हुए उत्तराखंड में अन्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी है। वहीं चिकित्सा प्रभारी जमील अहमद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर लगातार 3 महीने बॉर्डर पर थर्मल स्कैनिंग जाँच की जा रही है। यात्रियों ने भले ही कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हो, लेकिन उसके बाद भी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जो 72 घंटे ही मान्य होगी। बिना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश अब नहीं दिया जाएगा। जसपुर पर बैठे हैं, ये जसपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अभी तक 26 लोगों की जांच हो चुकी है कोविड-19 की, सैंपल लिए जा चुके हैं। जो कोविड की जांच है लगातार चल रही है। पिछले 3 महीने से हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, फिर भी यहाँ बैठे। उत्तराखंड सरकार द्वारा आज से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद आज छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे। छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी इस दौरान देखने को मिला। वहीं इस अवसर पर स्कूल प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा सरकार की गाइडलाइंस का
पालन किया गया। वहीं दयानंद कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सुमन लता ने बताया कि स्कूल खोलने से पहले ही स्कूल को सैनिटाइज किया गया, साथ ही पूरे स्कूल में साफ सफाई की गई और जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे तो उनको सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। साथ ही क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी बच्चे पूर्ण रूप से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन था स्कूल का और पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने में फिलहाल कतरा रहे हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी सहेलियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अपने टीचरों को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत 31 तारीख से ही बहुत उत्साह थे कि हमारा स्कूल खुलेगा और बहुत काफ़ी महीने के बाद हमारा स्कूल खुला है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, क्या आपको पहले सैनिटाइज़र करा दिया गया स्कूल में? यस सर, पहले करा दिया गया हमारा स्कूल सैनिटाइजर गाइडलाइंस के अनुसार और बहुत सी अच्छी सुविधाएँ हैं। सैनिटाइजर लेके आए हम अपने साथ स्कूल में, मास्क सबके लिए जारी किए गए हैं। दरअसल बच्चे ऑनलाइन 15 अप्रैल से पढ़ रहे थे। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दो पिछले सत्र का 20-21। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।